आज से हम शुरू करेंगे हड़प्पा सभ्यता का भाग 1। ये वीडियो पीटी प्लस मेंस दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता भाग 1। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत है वो 2600 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच में मानी जाती है। देखिए, इधर मैंने कुछ इसके फीचर डाले हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इसका उद्भव हुआ है, इसके उद्भव के संदर्भ में कौन कौन से मत दिए गए हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जो उद्भव को डिफाइन करता है। ठीक है, आगे है हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी, तो इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। तीसरा है हड़प्पा सभ्यता में विदेशी सभ्यता के बीच में संबंध। जैसे हम लोग जानते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन में जो है सांग सभ्यता, तो इन सब के बीच में हड़प्पा सभ्यता का क्या महत्व रहा था, इसको भी देखेंगे हम। देखिए, हड़प्पा सभ्यता एवं ग्रामीण संस्कृतियों के बीच में संबंध। अब जो है हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे, है ना, तो नगर और ग्रामीण संस्कृतियां जो थी, उनके ग्रामीण इलाके थे, उनके बीच में क्या संबंध रहे थे, इसको भी देखेंगे हम। अच्छा, आगे चलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के साधन। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि इस सभ्यता में कौन कौन से ऐसे पेशा थे जो लोग अपनाते थे, जैसे कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य, शिल्प, जो भी इनका पेशा रहा होगा उनको हम डिटेल्स में देखेंगे आगे, है ना। आगे है धार्मिक एवं दाह संस्कार पद्धति। देखिए, ये जो है हड़प्पा सभ्यता का जो फिलॉसफी है ना, इसको हम काफी बेहतर तरीके से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है मेंस में और प्रीलिम्स में यहाँ से काफी उठते हैं क्वेश्चन, है ना, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। आगे है सामाजिक जीवन, किस प्रकार से यहाँ का सामाजिक जीवन था, लोग कैसे रहते थे, लोग क्या मतलब लोगों को किस प्रकार का अधिकार था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो इसको हम इसमें देखेंगे, है ना। और अंत में जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, क्या सभी नगरों के पतन के लिए एक ही कारण उत्तरदायी थे या फिर सभी नगरों के पतन के लिए अलग अलग कारण उत्तरदायी थे, हम इसको डिटेल्स में देखेंगे, है ना। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब पहली बात है कि किसी भी सभ्यता का विकास, है ना, सभ्यता का विकास और पतन ना, पतन और विकास को जानने के लिए दो साक्ष्य काफी महत्वपूर्ण होता है। एक होता है साहित्यिक साक्ष्य, है ना, दूसरा होता है पुरातात्विक साक्ष्य। तो ये दो साक्ष्य काफी इंपॉर्टेंस होते हैं। वही ये दोनों साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता में भी उपलब्ध हैं। देखिए, पहली बात है कि हड़प्पा सभ्यता का साहित्य, है ना, साहित्य, तो साहित्य का तो पता नहीं, लेकिन वहां कुछ लिपियां मिली है ना, कुछ लिपि मिली है, शायद 420 लिपि मिली है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो लिपि हड़प्पा सभ्यता की है वो पढ़ी नहीं जा सकी है ना। तो जब पढ़ी नहीं जा सकी तो इनके बहुत सारे जो हड़प्पा सभ्यता के जो फीचर्स हैं वो हमको पता नहीं है कि कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, है ना, क्या पहनते थे, किस तरीके का सामाजिक जीवन था, किस तरीके से लोग व्यवहार करते थे, किस तरीके का भाषा, किस तरीके का बोल चाल है ना। इनकी कुछ लिपियां जो है वो कुछ लोगों ने पढ़ने की कोशिश की है। उनमें सबसे पहला नाम आता है पारपोला का, है ना, तो पारपोला ने सबसे पहले पढ़ने की कोशिश की। दूसरा जो है वो विलियम हंटर है, उन्होंने इसको पढ़ने की कोशिश की। तीसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है नटवर झा, उन्होंने इसको पढ़ने की कोशिश की। और जो अंतिम व्यक्ति हैं उनको कहते हैं आई महादेवन, है ना, आई महादेवन, इन्होंने इसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इनमें से किसी ने इनकी जो है पढ़ने में सफलता नहीं पाई, है ना। तो इसकी लिपि जो है जब तक पढ़ी नहीं जाती है, इसके बारे में जानना थोड़ा सा और अभी कठिन है ना। बाकी रहा साहित्यिक साक्ष्य, सॉरी पुरातात्विक साक्ष्य। अब देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य जो है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता आज से लगभग 4500 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है, तो इसकी जो है बहुत सारी चीजें मतलब काल परिवर्तन के कारण जो है मिट गई है ना। तो कुछ ही साक्ष्य मिले हैं। तो
कहने का अर्थ यह है कि साहित्यिक साक्ष्य तो हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके, अब पुरातात्विक साक्ष्य हैं लेकिन ये अधूरे हैं, तो इसके बारे में पर्याप्त जानकारी हमें नहीं है, है ना। जो भी जानकारी है जो हमको पुरातत्व से मिलता है। दूसरी चीज कि हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई है ना, इसकी खुदाई वर्टिकल हुई है, ना कि क्षैतिज, समझ गए। अगर क्षैतिज खुदाई होती, बड़े पैमाने पर खुदाई होती, तो हमें कुछ और पता चलता, लेकिन इसकी जो भी खुदाई हुई है वो वर्टिकल खुदाई हुई है ना, और जो है लगभग 92 से 95% तक अभी जो इसके स्थल हैं वो अभी मतलब इसको हम मतलब जो है इसकी खुदाई नहीं हुई है। बाकी 3 से 5% जो स्थल है वही उन्हीं की खुदाई हुई है। तो अभी बहुत सारे जो है स्थल को जानना मतलब जरूरी है ना। तो इसको हम चलिए इस पे हम आगे बात करते हैं ना। अब देखिए कि मानव विकास को हम लोग 3 व्यवस्था में विभाजित करते थे, पहले किए हुए थे। तो इसमें एक पहला था कि पाषाण काल, है ना। पाषाण काल जो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, तो इसकी जो है टाइम पीरियड है वो है 5 लाख से 3500 ईस्वी पूर्व के बीच में पाषाण काल आता है ना। देखिए पाषाण काल को हम लोगों ने पिछले बार बांटा था, एक तो पूरा पाषाण काल में बांटा था, फिर मध्य पाषाण काल में बांटा था, और फिर नव पाषाण काल में बांटा था। फिर इसमें जो है हम लोग पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा था, है ना। निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल, है ना। देखिए अब एक जो है, जब भी किसी भी सभ्यता का विकास होता है ना, किसी भी संस्कृति का विकास होता है, तो उनका जो है एक काल से दूसरे काल के बीच में ट्रांजिशन होता है ना। बिना ट्रांजिशन के विकास मतलब संभव नहीं है। तो हम लोगों ने देखा शुरू से ही जो है मानव जो है धीरे धीरे प्रगति करता रहा, और अंत में आकर के जो है एक प्रथम नगरीकरण हुआ जो हड़प्पा सभ्यता में संभव हुआ। तो एक क्रमिक विकास का ही परिणाम है ना, जो है हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण। दूसरा है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का जो काल टाइम पीरियड होता है वो 3500 ईस्वी पूर्व से 1000 से 1100 ईस्वी पूर्व के बीच में है, ये ताम्रपाषाण काल आता है, ठीक है। तो ताम्रपाषाण काल जब 3500 से 1100 ईस्वी पूर्व के बीच में आता है, तो इसी ताम्रपाषाण काल में ही हड़प्पा सभ्यता भी आता है ना। इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तीसरा आता है लौह युग। लौह युग 1000 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक, 1000 ईस्वी पूर्व के पश्चात जो भी टाइम पीरियड होता है वो लौह युग में आता है, ठीक है। देखिए अब जो है हड़प्पा सभ्यता को 3 रूपों में विभाजित किया गया है। प्रथम प्राक हड़प्पा, दूसरा हड़प्पा और तीसरा परवर्ती हड़प्पा। देखिए प्राक हड़प्पा जो है उसको हम कहते हैं जो 2600 ईस्वी पूर्व के पहले वाली जो टाइम पीरियड है उसको, है ना, यानी कि 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व के बीच का जो काल है उसको प्राक हड़प्पा कहते हैं, आरंभिक हड़प्पा कहते हैं, है ना। उसके बाद आता है हड़प्पा काल, यानी कि 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व का जो काल है वो आएगा हड़प्पा काल में, और 1900 ईस्वी पूर्व से, है ना, 1500 ईस्वी पूर्व का जो काल है वो आएगा परवर्ती हड़प्पा काल में, है ना। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल चीज है उसको मैं समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ इसको। देखिए प्राक हड़प्पा सभ्यता में, है ना, अधिकांश लोग इसमें ताम्रपाषाण उपकरण बनाते थे, है ना। ताम्रपाषाण उपकरण बनाते थे क्योंकि तांबा की खोज जो है भारत में, तांबे की खोज 3500 ईस्वी पूर्व में हो गया था, है ना। अगर विश्व स्तर पर देखें तो 5000 ईस्वी पूर्व में तांबे की खोज हुई थी, तो भारत में 3500 ईस्वी पूर्व में तांबे की खोज हुई थी। तो इस हिसाब से पाषाण उपकरण, है ना, प्लस तांबे के उपकरण या फिर तांबा और पाषाण मिले हुए उपकरण इस समय बनते थे। देखिए पहली बात कि प्रारंभिक खोज तांबे की हुई थी इस काल में, है ना। पूरे बृहद पैमाने पर सभी लोग तांबे का उपयोग नहीं करते थे, है ना। अब आते हैं बीच में हड़प्पा पीरियड में। तो हड़प्पा काल में लोग तांबे तो यूज करते ही थे, इस काल में लोगों ने तांबा और टीन मिलाकर के कांसा बनाना सीख लिया था। लेकिन कांसा बनाने में एक लिमिटेशन भी है, ये कांसे बनते थे
वो सिर्फ नगरों में ही बनाए जाते थे। ठीक है, ये बृहद पैमाने पर गांव और आसपास के इलाकों में नहीं बनाए जाते थे, है ना। तो ये जो है हम इसी के नाम पर इनको हम कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, है ना। जब फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, हड़प्पा सभ्यता का रूप परिवर्तन हो गया, है ना, तो आया परवर्ती हड़प्पा काल, है ना। तो परवर्ती हड़प्पा काल में टीन और जो तांबे के बीच का जो कोलिजन था, है ना, तो टीन जो था वो विदेशों से मंगाया जाता था, है ना। तो विदेशी व्यापार जब ठप हो गया पतन के बाद, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद विदेशी व्यापार बंद हो गया, तो टीन की उपलब्धता खत्म हो गई, समझ गए। तो फिर से लोग एक बार फिर पाषाण प्लस तांबे के उपकरण पे आ गए। तो इस समय जो तांबा और पाषाण के जो उपकरण होंगे, जो इसके उपयोग करने वाले होंगे, वो वाइड एरिया में हो जाएंगे, है ना, बृहद पैमाने पर होंगे। तो एक यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, है ना, और सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला आपका जो है पॉइंट ये है कि जो है ताम्र पाषाण उपकरण का उपयोग सबसे अधिक प्राक हड़प्पा काल में होता था। फिर जो है ताम्र पाषाण उपकरण का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में होता था। फिर ताम्र पाषाण उपकरण का उपयोग परवर्ती हड़प्पा काल में होता था। अधिक उपयोग जो है परवर्ती हड़प्पा काल में होता था। तो कायदे के हिसाब से यहाँ पर जो है ताम्र पाषाण उपकरण या फिर ताम्र पाषाण बस्तियां सबसे अधिक मात्रा में हम परवर्ती हड़प्पा काल में पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, वो जो मैंने ऊपर बताया आपको, इस को हमने लिखा हुआ है। अधिकांश स्थल तांबे एवं पत्थर के उपकरण का उपयोग करते, कुछ ही स्थल कांस्य से परिचित है ना। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज, देखिए सबसे पहले चार्ल्स मेसोन ने 1826 में पंजाब की यात्रा की थी। उन्होंने कुछ टीले दिखाई पड़े उनको, है ना, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग थे उसके मतलब बारे में उनको बताया कि ये जो टीला है किसी राजा का राज्य प्रसाद है ना, और वो श्रापित टीला है। ठीक है, तो चार्ल्स मेसोन ने अपने डायरी में इसको नोट किया है कि जो पंजाब में एक टीला था। ठीक है, फिर जो है जब कनिंघम महोदय आए, है ना, भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक, इनको प्रथम महानिदेशक बनाया गया था कनिंघम महोदय को 1871 ईस्वी में, है ना। इन्होंने भी वही पंजाब की यात्रा की, लेकिन स्थानीय लोगों ने वही बातें बताई, लेकिन इनको विश्वास नहीं हुआ। इनको लगा कि नहीं, कुछ न कुछ ये चीजें हैं यहाँ पर जो मतलब इनको खुदाई होनी चाहिए। तो इन्होंने कनिंघम महोदय ने पुरातत्व विभाग को काम सौंप दिया, है ना। फिर जो है आगे इन्हीं को हम लोग जो है पुरातत्व विभाग का पिता भी हम लोग कहते हैं कनिंघम महोदय को, है ना। फिर आगे जो है 1902 ईस्वी में, है ना, जॉन मार्शल आए, जो है इनको भी पुरातत्व विभाग का जो है महानिदेशक बनाया गया था। तो उन्होंने जो है इनको जब जानकारी मिली कि हड़प्पा में ऐसा ऐसा कुछ चीज है, तो उन्होंने दयाराम शाहनी को 1921 में, है ना, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का काम सौंपा और फिर नई नई चीजें आने लगी, है ना। फिर उसी समय 1922 में राखल दास बनर्जी जो एक पुरातत्वविद हैं, भारतीय पुरातत्वविद हैं, है ना, वो जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। देखिए, लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज करने राखालदास बनर्जी गए नहीं थे। मोहनजोदड़ो में एक कुषाण कालीन जो है ना पिलर था, उसी की खोज के लिए ये गए थे राखालदास बनर्जी। जब पिलर की जो उन्होंने खोज की, तो उसके जब नीचे जो है ना, उसके नीचे जब कुछ खुदाई हुई, तो इनको लगा कि कुछ है यहाँ पे, दीवारें वगैरह कुछ है। तो फिर नीचे इसका एक्सकेवेशन किया, है ना, तो पता लगा कि ये तो पूरी की पूरी एक नगर है, तो इसकी जो है राखालदास बनर्जी ने खोज कर दी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब मैंने कुछ यहाँ पे नगर डाले हैं और हड़प्पा सभ्यता कुछ मैप है। देखिए, मैप जो है हम अलग से अभी डिस्कस करेंगे, समझे, और उसमें जितनी भी टाउन्स हैं, टाउन का जो फीचर है, क्या क्या इंपॉर्टेंस चीजें थी टाउन में, उसको हम मतलब अलग से डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो पश्चिमी स्थल है ना, उसको कहते हैं सुतका गेंडोर, समझ गए। पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में अभी है, पाकिस्तान के।
एक आता है जो उत्तरी सॉरी दक्षिणी स्थल, ये है गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद, है ना, ये उत्तरी स्थल है, महाराष्ट्र में है। और एक है जो पूर्वी स्थल है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है यहाँ पे ये यमुना नदी के बाजू में यहाँ पे है, एक और कोई नदी है शायद, उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे है आलमगीरपुर, ठीक है। और ये है मांदा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी मांदा, जो चिनाब नदी किनारे जम्मू कश्मीर में है। ये चिनाब नदी के किनारे यहाँ पे है, यहाँ पे मांदा चिनाब नदी के किनारे है। देखिए एक चीज और मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर दूं, हड़प्पा सभ्यता में 6 मुख्य बंदरगाह रहे थे, है ना, 6 मुख्य बंदरगाह रहे थे। उसमें सबसे जो है इम्पोर्टेंट बंदरगाह ये है आपका सुतका गेंडोर। एक यहाँ पे बंदरगाह है, उसका नाम है सुतका कोह, है ना। एक सुतका गेंडोर यहाँ पे है, सुतका गेंडोर है ये, सुतका कोह है ये, है ना। एक यहाँ पे बालाकोट है, बालाकोट बंदरगाह। एक यहाँ पे रोजदी बंदरगाह है ना। एक यहाँ पे रंगपुर बंदरगाह है, और एक लोथल बंदरगाह जो भोगवा नदी के किनारे है, यहाँ पे लोथल बंदरगाह। ये 6 महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, इसको आप याद रखिएगा, ये पूछ दे यूपीएससी तो फिर आपको याद रखना है। देखिए ये है हड़प्पा यहाँ पे है ना। और यहाँ पे है मोहनजोदाड़ो, है ना। ये कोटदीजी है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये गनवारी वाला, है ना, ये बनवाली। तो ये सब कुछ चीजें हैं, ये कालीबंगा। तो ये सब कुछ जो है टाउन है, उसको हम विस्तार से देखेंगे, है ना। फिलहाल आपको आगे चलते हैं लेकर। देखिए अब है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, है ना। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव को हम लोग मतलब अच्छे विस्तार से देखेंगे। यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो चलिए हम एक बार शुरू करते हैं, फिर उसको शुरू से। देखिए हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में विभिन्न मत प्रचलित है ना। तो पहला है ये कि द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा। द्रविड़ लोग यहाँ के मुख्य निवासी थे, कई एक जो है भूगोलवेत्ता का या फिर जो है हमारे इतिहासकार उनका मानना है ना। फिर दूसरा है कि मेसोपोटामिया उत्पत्ति की अवधारणा या फिर अकस्मात उद्भव की अवधारणा। इस अवधारणा को जो है प्रतिपादन क्रेमर ने किया था, है ना। हाँ, क्रेमर। फिर एक है आर्य उत्पत्ति की अवधारणा, इसको मॉर्टिमर व्हीलर ने दिया था, ब्रिटिश अधिकारी थे जो है मॉर्टिमर व्हीलर, उन्होंने दिया था। तीसरा है क्रमिक उत्पत्ति की अवधारणा, है ना। ये जो आपका चौथा पॉइंट है वो है क्रमिक उत्पत्ति की अवधारणा। देखिए क्रमिक उत्पत्ति की अवधारणा जो मान्य मत है ना, जो एक्सेप्टेड मत है, ऊपर के जो 3 मत हैं वो एक्सेप्टेड नहीं है। अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति उद्भव के संदर्भ में सही कथन का परीक्षण कीजिए, तो ये तीनों मत एक्सेप्टेड नहीं है। द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा एक्सेप्टेड नहीं है ना। मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की अवधारणा, फिर अकस्मात उत्पत्ति की अवधारणा एक्सेप्टेड नहीं है, आर्य उत्पत्ति की अवधारणा एक्सेप्टेड नहीं है। तो एक्सेप्टेड जो है वो है क्रमिक उद्भव की अवधारणा, इसको आप याद रखिएगा, है ना। या फिर आपको मेंस में लिखना हो उद्भव के संदर्भ में, आप जो है हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में अपना मत प्रकट कीजिए, तो आपको चारों को लिखना है ना। लेकिन जाना है हमको क्रमिक उत्पत्ति के तरफ, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में सर्वमान्य मत जो है क्रमिक उत्पत्ति की अवधारणा है ना। देखिए नवीन शोधों के आधार पर इस सभ्यता का विकास उन ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ। देखिए उन ग्रामीण संस्कृतियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जो बलूचिस्तान में, है ना, हाँ बलूचिस्तान में मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद, अफगानिस्तान में मुंडीगढ़, है ना, पंजाब में जलीलपुर से 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व के मध्य विकसित हुई थी। देखिए आरंभिक जो बस्तियां थी वो मध्य पाषाण काल से शुरू होने लगी थी। नवपाषाण काल में जो है नवपाषाण काल में वो विकसित रूप में आने लगी थी ना। एक ग्रामीण जो संरचना का जो है विकास होने लगा था नवपाषाण काल में। तो धीरे धीरे जो है इन्हीं के विकसित रूप जो है आगे जाकर के हड़प्पा नगरीकरण का आधार निर्मित किया, समझ गए। तो हमें जो है क्रमिक विकास की अवधारणा ही फॉलो करनी है ना। लेकिन कहाँ से, तो बलूचिस्तान के कुछ इलाके जैसे मेहरगढ़ और किले गुल मोहम्मद, अफगानिस्तान मुंडीगढ़, जलीलपुर पंजाब में, ठीक है।
आगे चलते हैं। देखिए 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व के काल में प्राक हड़प्पा काल के नाम से जानता है, आप पहले बता चुके हैं हम, है ना। इसी काल में तांबे का हल का प्रयोग आरंभ हो गया था, है ना। फिर यही समय है जब प्रथम नगरीकरण की पृष्ठभूमि, ये प्रथम नगरीकरण जो है वो हम हड़प्पा काल को कहते हैं। हड़प्पा काल में जो निर्मित नगर है उसको हम प्रथम नगरीकरण कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। कि अब हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में मेसोपोटामी उत्पत्ति की अवधारणा क्या है। अच्छा देखिए, क्रैमर हैं, बहुत सारे और हैं, तो इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की अवधारणा दी है। इसके जो है पक्ष में कौन कौन से इन्होंने मत प्रकट किए उसको हम एक बार देख लेते हैं, है ना। देखिए, इस सिद्धांत का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के जनक एक ही मूल के थे, है ना। इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है ना, वो मेसोपोटामियाई और मिस्र के सभ्यता के लोग आए और हड़प्पा सभ्यता का जो है उद्भव किया और हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। ये तीनों जो सभ्यता के लोग एक ही मूल के लोग थे, मतलब एक ही जो है जो लोग थे, जो एक ही प्रकार के लोग, जो एक ही समाज, एक ही धर्म, एक ही जो है समुदाय के लोग थे, है ना। अगला पॉइंट उन्होंने लिखा बताया है कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ जो है अन्नागार है ना, के निर्माण एवं गढ़ी के निर्माण प्रयुक्त लकड़ी, गढ़ी के निर्माण में जो कुछ लकड़ियां प्रयुक्त हुई, सती वगैरह, है ना, वो मेसोपोटामिया से मिलती जुलती है ना। मेसोपोटामिया से इसकी जो है समानता है। मेसोपोटामिया की जो लकड़ी है वो मिस्र की जो कुछ लकड़ियां हैं वो उसकी जो समानता है हड़प्पा सभ्यता से मिलती है, ये इनका एक मत है। दूसरा एक मत है कि बलूचिस्तान से प्राप्त मिट्टी के जो ढेर हैं, है ना, की तुलना मेसोपोटामिया के जिगुरत से की जाती है ना। बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है, इसके कुछ मिट्टी के ढेर मिले हैं, है ना, इस प्रकार से उसकी तुलना जो है इन्होंने मेसोपोटामिया के जिगुरत और मंदिर से की है ना। इस प्रकार से जो वहां भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये जो है साक्ष्य किसी नगर को जो है साबित करने के लिए कि ये यहाँ से जो है विचार उड़कर आए और यहाँ के लोग बनाए, ये पर्याप्त नहीं है ना। इसके विपक्ष में जो है मत दिया गया है, उसको हम एक बार देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण ग्रिड पद्धति पर आधारित था, है ना, काफी जो है वेल प्लान था, वो काफी सुव्यवस्थित था। जबकि मेसोपोटामिया की जो नगर है ना, वो बेतरतीब ढंग से बनाए गए थे, है ना, जैसे तैसे बनाए गए थे। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में आयताकार एवं वर्गाकार मुहर का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में आयताकार मुहर एवं वर्गाकार मुहर का प्रयोग हुआ था, है ना। लेकिन मेसोपोटामिया में बेलनाकार मुहर का प्रयोग हुआ है ना। फिर हड़प्पा में पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था, जबकि मेसोपोटामिया में कच्ची एवं धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था, है ना। देखिए, फिर है जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्राक्षर है ना, जबकि मेसोपोटामिया इस सभ्यता की लिपि कीलनुमा है। ठीक है, तो इतने सारे असमानताएं हैं, कुछ ही जो है समानता है, वो भी ऐसे मटेरियल्स हैं जो इसका कोई मतलब उस तरीके से वैल्यू नहीं है। मेन फीचर तो ये है और इसमें असमानता है, तो हम इस प्रकार नहीं कह सकते हैं कि मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की अवधारणा जो है सही है ना। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में क्रमिक उद्भव की अवधारणा क्या कहती है ना। तो क्रमिक उद्भव जो है यानी कि विभिन्न ग्रामीण जो है संस्कृतियों के मेल से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है। इसके पक्ष में हम मत क्या क्या है इसको हम देखते हैं ना। तो पहले है कि अमलानंद घोष, है ना, अमलानंद घोष भारतीय एक पुरातत्वविद थे। अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम राजस्थान की कालीबंगा क्षेत्र के पास इससे सोती संस्कृति से प्राप्त मृद भांडों की समानता के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक विकास भारतीय क्षेत्र में दिखाने का प्रयास किया। देखिए, अब जो है इनको मतलब कालीबंगा क्षेत्र में कुछ मृद भांड मिले। देखिए, मृद भांड जो होता है ऐसे होता है ना। इसकी शुरुआत जो है आरंभिक शुरुआत है वो मध्यपाषाण काल में होने लगी थी। देखिए, मृद भांड उस समय मिट्टी के बनाए जाते थे, है ना। इसका उपयोग होता था जो है कृषि कार्य के लिए, है ना, कृषि से जो फसल उगते थे उसको इसमें प्रिजर्व रखते थे। दूसरा इसको उपयोग होता था अगर छोटा सा कोई बच्चा है उसका डेथ हो गया तो इसमें डाल करके उसको दफनाया जाता था। तो मृद भांडों का प्रचलन इस रूप में था, है ना। तो
जो पूरा पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या फिर प्राक हड़प्पा काल में जो मृदभांड यहाँ दिखे हैं, है ना, इस एरिया में, सोती संस्कृति में या बलूचिस्तान के एरिया में, है ना, तो इसमें जो मृदभांड है उसकी समानता जो है हड़प्पा काल के जो लोग हैं उन्होंने जो मृदभांड उपयोग किया है उससे उन्होंने दिखाया है कि यही जो प्रकार के मृदभांड उसमें भी होता था और इसी प्रकार के मृदभांड जो है हड़प्पा सभ्यता में भी उपयोग हुए हैं, बने हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है ये प्राचीन काल से, अति प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और ये प्राचीन काल में छोटे छोटे जो गांव थे उसी का विकसित रूप इस काल में है ना। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं, है ना। दूसरा है एक आर मुगल करके एक पुरातत्वविद है, उन्होंने भी हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है कोलिस्तान क्षेत्र में उपस्थित ग्रामीण संस्कृतियां में प्रचलित खान पान, है ना, रहन सहन, जीवन पद्धति, मृदभांडों की समानता के आधार पर इन्होंने दिखाया है ना। तो ये भी जो है उसी प्रकार के से दिखाया इन्होंने भी। अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर हड़प्पा सभ्यता का विकास की बात करें तो गुजरात में धौलावीरा, है ना, हरियाणा में कुनाल, पंजाब में हड़प्पा, देखिए यहाँ पे सील नहीं है, ये स्थल है, हाँ, हड़प्पा ये स्थल है। हड़प्पा आदि स्थलों में क्रमिक रूप से ग्रामीण चरण से नगरीय चरण हम पाते हैं। बहुत सारे जो स्थल है, गुजरात में धौलावीरा है, हरियाणा में कुनाल है, तो ये सब जो नगर हैं, है ना, इसको हम ग्रामीण चरण से नगरीय चरण में उद्भव होते हुए देखें। पहले ग्रामीण था, फिर छोटा कस्बा बना, फिर एक नगर बना, है ना। तो इस प्रकार से हम उद्भव इसमें देखते हैं, है ना। अगला सभ्यता के विकास में प्रचलित संस्कृतियां आमरी नाल संस्कृति, सोथी से सवाल संस्कृति, कोटदीजी संस्कृति, कैथा संस्कृति और मालवा संस्कृति, है ना। तो इन संस्कृतियों का विकसित रूप ही है जो हड़प्पा सभ्यता में हमें नजर आता है, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में हम आगे देखते हैं, है ना।